Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking this class for class 9th, chapter 7, respiration in plants, your concise biology. You can see it over here. Concise biology, respiration in plants. Right? Now here, as you can see in your syllabus, it is a respiration in plants, outline of the process, gaseous exchange. Okay. Like all other organisms, plants also require energy in carrying out bodily activities. जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसी तरह से प्लांट्स भी हैं जिसको अपनी लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए एनर्जी की जरूरत है. हियर वी लर्न अबाउट टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और यहाँ पर हम दो तरह के रेस्पिरेशंस पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. किस तरह से रेस्पिरेटरी गैसेस डिफ्यूज होकर के बाहर निकलती हैं और किस तरह से हमारा अंदर आते हैं, हाउ दे डिफ्यूज एंड कम एंड मूव इनसाइड अवर बॉडी. तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि व्हाट इज रेस्पिरेशन. ऑल लिविंग सेल्स in a plant as well as those in the animal, they require energy for various activities. हमारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं, प्लांट्स हों या एनिमल्स हो, सभी को अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, एब्जॉर्बिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट जो होते हैं कैसे मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, और लेइंग डाउन सेल्स वॉल्स बाय प्लांट सेल प्लांट सेल्स की भी सेल वॉल्स का फॉर्मेशन होता है. सो सारी एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सब में एनर्जी की ज़रूरत है. और एनर्जी कहाँ से होती है, से प्रोड्यूस होती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. एनर्जी हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है. जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स बाय ऑक्सीजन. तो जो ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है. इसमें अलग अलग एंजाइम्स, ये बहुत लंबे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, फिर पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहाँ पर अलग अलग स्टेप्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. एटीपी मॉलिक्यूल्स में के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है. एडीपी चेंजेस इनटू एडीपी से एटीपी बनता है जिसमें कि एनर्जी स्टोर होती है. जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलते वक्त हम तो कुछ ना खा ले रहे हैं, लेकिन जो मेरी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो एटीपी डिकम्पोज होते हैं एडीपी में, और उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने अलग अलग काम. जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दैट डू नॉट अकर इन द सिंगल स्टेप. यानी कि जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में एनर्जी, ये एक स्टेप में नहीं होता है. इसमें सीरीज ऑफ केमिकल, इसमें एक साथ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. इसमें 3 स्टेप्स मेन जो 2 मेजर है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज पायरुवेट यानी कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है और ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है. क्रेब्स साइकिल ये क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है. जो माइटोकॉन्ड्रिया के ये क्रिस्टी होते हैं, ये इनमें ये ऑक्सीजोम पार्टिकल्स होते हैं, ये F1 पार्टिकल्स. इन F1 पार्टिकल्स में जो है यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. और जब ये होता है देन ईच ब्रेकडाउन स्टेप पर्टिकुलर एंजाइम, और हर स्टेप को ब्रेकडाउन करने के बाद जो है पर्टिकुलर एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट. वो हीट के ही फॉर्म में नहीं निकलती जब तक, बट लार्ज नंबर ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे एनर्जी निकलती है. लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करते हैं. ठीक है. When energy in the form of ATP is used, then the ATP is converted into ADP.
जब वही एटीपी एडीपी में जब चेंज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जब एक फॉस्फेट बॉन्ड निकलता है, डाइफॉस्फेट बनता है, अगेन व्हेन मून एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ब्रेकडाउन, तब जो है एडीपी एएमपी में भी चेंज हो जाता है अगर मुझे, और नहीं तो ये एडीपी जब हमारे ग्लाइकोलिसिस या इसमें क्रेब्स साइकिल में जब एनर्जी निकले तो ये एडीपी वापस एटीपी में एनर्जी रिच कंपाउंड में चेंज होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब एक पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने पर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं हमारे, जब हमारा एक मॉलिक्यूल एटीपी का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस्ड होता है तब। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये आपके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब यहाँ पे ग्लूकोज में होता है, यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसके दौरान सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। फिर ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू जाता है, इस क्रेब्स साइकिल में अलग अलग स्टेप्स में एनर्जी रिलीज होती है। तो टोटल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, एक पायरुविक एसिड जब डिकम्पोज करता है तो 15 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब दोनों जाते हैं तो 30 और +2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, और इसमें 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूटिलाइज भी होते हैं। तो एनर्जी करेंसी सेल का क्या है? ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड a living cell need energy which is available in the form of ATP as immediate source and chemical compound, it is the energy currency of the cell। एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे सेल में एटीपी डिकम्पोज होकर के एडीपी बनता है, तब एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव सिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस जिसमें एनर्जी फॉर्म होती है। कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन, रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी निकलती है, जो कि एनर्जी रिलीज होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूटिलाइज, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय ए लिविंग ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, जो एनर्जी एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। अब एनर्जी बर्निंग में भी निकल, कंबशन, जब हम कोई भी चीज लकड़ी जैसे जलाते हैं तो उसमें भी हमको, तो रेस्पिरेशन और बर्निंग के एनर्जी में डिफरेंसेस क्या होते हैं? रेस्पिरेशन इज कंपेयर्ड विद द बर्निंग सच एज बर्निंग ऑफ कोल, जो कि हम कोयला जलाते हैं, बोथ दोनों से एनर्जी निकलती है, एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। बट कंपेरिजन टू एनी सो डिफरेंस, देखिए रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस, सेल में होता है, बर्निंग नॉन सेल, सेल के अंदर नहीं होता है, ये बॉडी टेम्परेचर पे होता है, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट पर होता है। इसमें सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स होते हैं, इसमें सिंगल स्टेप होता है बर्निंग का। ये इसमें एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं, इसमें सिर्फ हीट निकलती है। ये बायोकेमिकल यानी कि लिविंग प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। ये फिजियोकेमिकल यानी कि फिजिकल चेंज है। यह एनर्जी लिबरेट होती है एटीपी और कुछ हीट होती है, लेकिन यहाँ एनर्जी पूरी हीट और लाइट के फॉर्म में ही निकलती है। यहाँ नो लाइट एनर्जी, लाइट बिल्कुल नहीं निकलती है रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो जो एंटर एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट सच एज लीव, स्टेम, रूट्स, इवन द डीपेस्ट सेल्स प्लेस्ड इन एनी रीजन दे रेस्पायर, जितने भी हमारे सेल हैं सारे सेल, क्योंकि हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ऑक्सीजन इन प्लांट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू देयर स्टोमेटा से, लेंटिकल से और जनरल सरफेस से मिलती है। जबकि प्लफिंग और टिल्टिंग सॉइल दैट क्रिएट्स टाइनी स्पियर, प्लफिंग यानी कि जब हम हल जोतते हैं, खेत होते हैं, टिलिंग मिट्टी में जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब हम खेतों की जुताई करते हैं
तो उसमें जब कहते हैं तो उसमें जब उस करने से क्या होता है, उससे जो है ऑक्सीजन रूट्स तक पहुंचती है, जिससे कि रूट्स रेस्पायर करते हैं। वाटर लॉक्ड और कॉम्पैक्ट जो सॉइल होती है, कड़ी सॉइल होती है, अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो रूट्स प्रॉपर, इसीलिए कहते हैं ना पौधों की गुड़ाई करनी चाहिए, सरफेस को गुड़ दो। अगर पौधों को हम टिल्ट करते रहें, उसकी ब्लफिंग हल्की खुरपी से उसको करते रहें, तो उसमें एयर स्पेसेस बनते हैं, जिससे कि जो रूट्स को जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, तो लीव्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि विच यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड द रेस्ट इज डिफ्यूज्ड आउट। रेस्पिरेशन बाकी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द लीव्स सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाइट में लीव्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात में जब लीव्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। नाउ वी राइट द प्रोग्रेस चेक करिए। इंपॉर्टेंट aspects about the overall chemical reaction respiration penetrating the following. Number of steps for glucose to break down carbon dioxide and water. Glycolysis or Krebs cycle. Glycolysis or Krebs cycle. Involvement of enzymes. Yes, various enzymes are there. Forms of energy regulated. ATP form में energy. List 3 ways in which respiration is different from burning. अब respiration is different from burning, ये देखिए, ये सेलुलर प्रोसेस है, ये नॉन सेलुलर प्रोसेस है। ये 3 स्टेप्स में होता है, ये सिंगल स्टेप में होता है। इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं, इसमें एंजाइम्स यूज नहीं होते हैं, ये सिर्फ हीट से कैरी करता है। नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस, लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस, कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इन द 3 इनलेट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, 3 इनलेट्स जिससे कहते हैं, तो ये स्टोमेटा, लेंटिकल्स और जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स, इससे जो है ऑक्सीजन प्लांट में अंदर प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट आता है 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नॉर्मली फ्री ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन and there is complete oxidation of glucose with the formation of carbon dioxide and water and end product. जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीडाइज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जिससे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेरियस एंजाइम्स हैं, टोटल डिजेनरेट होता है और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हल्की हीट निकल, लाइट हीट निकल। तो रेस्पिरेशन ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, इसलिए चूंकि ऑक्सीजन अवेलेबल, इसलिए इसको एरोबिक और ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक समटाइम्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, कुछ समय होता है कि जो कई प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, फ्रूट से, सीड से, दे टेम्परेरी रेस्पायर, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे उनको एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू द एथिल अल्कोहल में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो है एनर्जी कम निकलती है, सिर्फ 2 एटीपी में। ग्लूकोज चेंजेस इनटू एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज। एंड द टाइप ऑफ respiration, it is anaerobic respiration even without oxygen. Anaerobic respiration in any part of the plant can continue for more than a few days of, ultimately it dies, but there are certain microbes जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसमें रेस्पिरेशन एनारोबिक ही होता है। इवन द जर्मिनेटिंग सीड्स जो डिप्राइव्ड ऑफ एयर, ये ऑल्सो जो होती हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स भी होती हैं, ये एनारोबिकली रेस्पायर करती है। जैसे देखिए, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये एनारोबिक, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसके एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इसके एंड प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी रिलेटेड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एनर्जी ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल। इट अकर्स नॉर्मली थ्रू आउट द लाइफ, it occurs temporarily for short periods. अब इसमें आप देखिए जनरल ओवरऑल केमिकल द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर द एरोबिक एंड एनारोबिक, ये देखिए, ये है आपकी एनारोबिक, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स,
और एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है आपकी ये, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, presence of enzyme, carbon dioxide, water and 38 ATP molecules in the form of energy and heat. Certain organisms respire only anaerobically through the life bacteria and fungi, any two such organisms. Now the next one is experiments on respiration in plants. Experiment to prove that oxygen is used up in respiration. एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये दिखाना कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है. apparatus is arranged as shown in figure 7.2. ये देखिए ये फिगर है, ये 7.2 फिगर है. इसमें ये देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए इधर हम आपको बताते हैं. Flask A containing germinating bean seeds and flask B has boiled seeds. ये फ्लास्क ए है, इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, और फ्लास्क बी है, इसमें बॉइल्ड या डेड सीड्स हैं. टुगेदर विथ सम एंटीसेप्टिक सच एज कार्बोलिक, इसमें कार्बोलिक एसिड है जिससे कि इसमें फंगस ग्रोथ ना हो. टू अवॉइड बैक्टीरिया डिके, नाउ वी कंटेन द वेट कॉटन provides water to both samples. Wet cotton to both sample. A small tube containing soda lime, mixture of sodium hydroxide and calcium, is suspended in each flask for absorbing any carbon dioxide released by the seed. इसमें ये held up है, सोडा लाइम वाटर है, जिससे कि जो CO2 है वो इस सोडा लाइम वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी. After a few days, the delivery tube connected with flask A will show a greater rise in water level when burning a paper is introduced into each flask. After removing the corks, the flame is immediately put off in flask A, but it continues for a short while in the flask B. This proved that oxygen was absent in flask A, thereby showing that it was used up by the germinating seed, and the volume of oxygen so used up indicated by the rise of water level in the delivery tube. There are two simple questions which you can answer. Why there is a slight increase in the level of water in the delivery tube of flask, and which of the two flasks A or B is a control. देखिए इसमें हमने दो वीक्स लिए, इसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स लिए, इसमें हमने बॉइल्ड सीड लिए. साथ में इसमें हमने ट्यूब एक हैंडओवर की जिसमें कि कार्बोले वो जो सोडा लाइम वाटर था, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी. इसके बाद इसमें हमने एक डिलीवरी ट्यूब डाली जिसमें कि वाटर लेवल था. अब इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स थे, तो जर्मिनेटिंग सीड्स ने क्या है, जो इस फ्लास्क के अंदर ऑक्सीजन थी उसको कंज्यूम किया. अब चूंकि फ्लास्क कंज्यूम किया, ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्रेजेंट थी फ्लास्क के अंदर कंज्यूम किया, तो उससे क्या हुआ, तो उसका वॉल्यूम कम हुआ, तो इससे डिलीवरी ट्यूब में वाटर लेवल ऊपर. इसमें चूंकि बॉइल्ड सीड्स थे, तो बॉइल्ड सीड्स में तो कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये इसमें कंडीशन एज इट इज रहेगी और वाटर लेवल जो है जो पहले था वही रहेगा. उसका रीजन ये क्योंकि इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ. अगर जलती हुई तीली पास में ले जाएंगे तो इसमें तुरंत बुझ जाती है, इसमें थोड़ी देर. क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेस्पिरेशन नहीं हुआ, ये बॉइल्ड सीड्स थे, CO2 जेरे, क्योंकि इस फ्लास्क में जो ऑक्सीजन थी उसकी वजह से तीली इसमें जो है थोड़ी देर तक वो जली और उसके बाद बुझ गई. द कंटिन्यूस शॉर्ट वाइल इन इज फ्लास्क, इट कंटिन्यूस फॉर ए शॉर्ट वाइल इन फ्लास्क बी. तो ये कंटिन्यूस यानी कि उसने जलना जारी रखा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ जलाते ही तुरंत बुझ गई. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो जर्मिनेटिंग सीड्स ने यूज कर ली थी. इसका ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड अप ओवर देयर. अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल सेटअप्स नहीं है, इसमें दो सेटअप्स थे, experiment setup and the control. Both are identical in which the condition is the same except one. If the setup in which the condition under study is missing, that is called the control. अब चूंकि इसमें सेटअप था, कंट्रोल था, वाटर था, इसमें देखिए वाटर लेवल राइज नहीं हुआ, इसमें वाटर लेवल राइज, तो ये था. फिर सेकेंड था, हम जलती हुई तीली ले गए, इसमें तुरंत बुझ गई, इसमें थोड़ी देर बाद बुझी, इससे कि इसकी ऑक्सीजन यूज्ड अप नहीं हुई. अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है
टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विद it. अब इसमें हम कैसे दिखाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई है. इफ यू टेक टू फ्लास्क ए एंड बी, प्लेस सम वेट कॉटन वुल इन द बॉटम इन ईच. दो कॉटन वुल लिए, इसमें बॉइल्ड सीड्स हैं, इसमें हमारे सोक्ड सीड्स हैं. सोक्ड सीड्स सच एज द पी और बी सीड्स या बीन सीड्स लेंगे. है, they are placed in flask A and an equal number of boiled seeds are placed in flask. Now, a little antiseptic such as carbolic acid is added to the flask B to prevent bacterial growth on the dead seed. जो ये boiled seeds है, इसमें हमने कार्बोलिक एसिड के, जिससे कि इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो. पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. डेड सीड्स which would otherwise respire and release carbon. The flasks are securely corked and left in the under similar conditions of light and temperature. इनको कॉर्क से बंद कर दिया गया और लाइट और कंडीशन सेम टेम्परेचर पे इनको एज इट इज छोड़ दिया गया. A few days later, seeds in flask A will be found to have clearly germinated. इसमें सोक्ड सीड थे तो इसमें जर्मिनेशन दिखाई दिया. एंड दोज इन फ्लास्क बी शो नो साइंस ऑफ एनी जर्मिनेशन. इसमें चूंकि बॉइल्ड सीड थे तो बॉइल्ड सीड में तो कोई जर्मिनेशन हुआ तो डेड हो गए बॉयल होने के बाद. नो साइंस ऑफ जर्मिनेशन. सो द गैस इन ईच फ्लास्क आर देन टेस्टेड बाय रिमूविंग द कॉर्क एंड tilting the flask over a test tube containing lime water. जो इसको टिल्ट करके इसके अंदर गैस जर्मिनेशन से, मतलब जर्मिनेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, तो रेस्पिरेशन से ये एनर्जी निकली, एनर्जी से ये जर्मिनेट हुए. तो जब हम इसको जर्मिनेट करेंगे तो इसमें जो है CO2 रहेगी और इसमें CO2 नहीं मिलेगी हमें. The gases in each flask are then tested by removing the cork, tilting the flask over a test tube containing lime water. ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर है. A little aqueous solution of calcium hydroxide, मतलब जो लाइम वाटर है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर मिलाने पे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लाइम वाटर कहते हैं. एंड देन शेकिंग अप द टेस्ट ट्यूब, expected gas carbon dioxide being heavier than air would float down into the test tube, and the gas of flask A would turn the lime water milky, showing the presence of carbon dioxide in it, while the gas in flask B will show no effect. Therefore, the conditions in the germinating seeds will give out the carbon. अब देखिए इसमें सीड जर्मिनेट हुए, जब जर्मिनेट हुए रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली. इसमें कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, बॉइल्ड सीड थे, डेड सीड थे, बॉइल्ड सीड्स थे, डेड सीड्स थे, तो जर्मिनेशन वो लिविंग एक्टिविटी नहीं हुई. तो इसमें कंडीशन ऐसा, तो जैसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होती है, तो जैसे ही लाइम वाटर में इसको हमने टिल्ट किया तो इसका लाइम वाटर मिल्की हो गया. क्यों? क्योंकि इस लाइम वाटर किसका, ए फ्लास्क का मिल्की हो गया. इसका मिल्की क्यों हो गया? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में CO2 निकली थी. इसमें कोई रेस्पिरेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोई रेस्पिरेशन नहीं हुआ था इसलिए इसमें CO2 नहीं निकली और इसका जो वाटर है लिम्की वो मिल्की नहीं हुआ. इसके अलावा ए सिमिलर मेथड मोर डायरेक्टली observable experiment to show that carbon dioxide produces respiration germinating seeds. अगर एयर इज ड्रॉन इन द conical flask and is cleared of any CO2 present in it, clear lime water in flask, then it also confirm that the entering flask CO2 is free. दे अगर हम लाइम वाटर करने, जैसे अगर हम ये बेंड क्लास टेस्ट ट्यूब डालें टूस रबर पे, ये जर्मिनेटिंग सीड्स हैं और अगर ये डेड सीड्स है, तो अगर इस टेस्ट ट्यूब को जर्मिनेटिंग फ्लास्क में हम डालेंगे तो यहाँ पर लाइम वाटर है तो वो लाइम वाटर मिल्की होगा. लाइम वाटर मिल्की यानी कि इस फ्लास्क से जो गैस जा रही है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है. अब ये एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग अ. अब एक ये एक्सपेरिमेंट है जिससे कि आपको पता चले कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन प्लांट. भाई जब प्लांट्स रेस्पायर करेंगे तो जाहिर है CO2 तो निकलेगी ही निकलेगी. नाउ सेटअप एन apparatus as shown in figure 7. इस तरह से हम apparatus को सेटअप करते हैं. सेटअप प्लांट सच एज जेरेनियम. The bell jar
The bell jar should be placed in a glass sheet and the rim as well as the other connection should be वैसलीन टू मेक देम एयर टाइट, यानी कि इसको हम पूरा टोटल एयर टाइट, ये जो कॉर्क वगैरह है इस सबको भी हम पूरा एयर टाइट कर देंगे. एंड साइड द एयर इज ड्रॉन इनटू द apparatus विद द हेल्प ऑफ एन एयर पंप. एयर पंप के जरिए जो है इसकी जो अंदर के जो वैक्यूम क्रिएट करेंगे जिससे कि अंदर जो गैसेस हैं वो भी बाहर निकल जाएं. देन द एयर प्लेसेस थ्रू द सोडा लाइम वाटर, यहाँ एक फ्लास्क जिसमें कि हमने सोडा लाइम वाटर लिया हुआ है, दैट एब्जॉर्ब्स एनी CO2. जो लाइम वाटर है तो जो CO2 इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो उससे लाइम वाटर मिलके हो जाएगा. इनकमिंग द एयर एंड लाइम वाटर थ्रू विच इज नाउ एज द एयर लीव्स द बेल जार, जैसे ही लेव जार से दे दे एंड पासेस थ्रू अनदर सैंपल ऑफ लाइम वाटर, जो दूसरा सैंपल है लाइम वाटर सोडा लाइम का, यहाँ पर जो फ्लास्क भी, तब उसमें क्या होगा, जब गैस यहाँ पर पास होगी लाइम वाटर में तब क्या होगा, through another sample tube the carbon dioxide present it would turn into lime water milky. So it is necessary that the experiment is carried out in the dark. जब यहाँ पर गैस यहाँ से निकली, यहाँ से निकलेगी तो CO2 में जाएगी, तब तो फिर उसको क्या होगा, गैस वाटर मिलके यहाँ सक्शन पंप से हमने इसका एयर निकाल दिया. जब एयर निकाल दिया तो यहाँ से CO2 गैस है, तो जब ये CO2 ये CO2 फ्री एयर है, चूंकि यहाँ पर जो CO2 इसमें डिसॉल्व हो गई, तो जब यहाँ से जो गैस निकलेगी वो एयर है, उससे ऑक्सीजन है, उससे रेस्पायर हुआ, रेस्पायरेशन से CO2 निकली. अब जब CO2 यहाँ पर जाएगी तो ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की होगा. क्यों मिल्की होगा, क्योंकि इसमें CO2 है. CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. अब ये एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हीट इज अवॉल्व. अब ये आप कैसे शो करें कि रेस्पिरेशन में इसके साथ हीट एनर्जी भी निकलती है. दो हम थर्मोफ्लास्क लेते हैं जिसको हम ए और बी करें. 30 ग्राम पिया बीन सीड्स हमने लिए, सोक्ड इन द वाटर, मोर देन 24 घंटे उसको हमने भिगाया बीज को, सोक किया वाटर में, और सोक करने के बाद हमने थर्मामीटर फ्लास्क है. नाउ डिवाइड द सीड्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, दो अलग अलग ग्रुप्स में दे. किल वन ग्रुप से आधे ग्रुप को सीड्स में हमने वही बॉइलिंग सीड्स लिया डेड, and then wash them with a dilute formalin या carbolic to prevent bacterial decay and put them in the germinating seeds in the flask A. ये फ्लास्क A फ्लास्क B लिया है, इसमें हमारे जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, इसमें हमारे डेड सीड्स हैं. अब इसमें क्या होगा, इसको हम थर्मामीटर इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करके इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे. छोड़ने के थोड़े दिन बाद देखेंगे जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं इसमें जो है मर्करी का लेवल ऊपर बढ़ता है, इसमें जो है मर्करी का लेवल एज डे, क्योंकि ये बॉइल्ड सीड्स हैं, डेड सीड्स हैं, इसमें कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा, तो जो भी हमारा थर्मामीटर है जितना हमारा मर्करी लेवल था वो उतना ही रहेगा. यहाँ चूंकि जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हीट निकली, हीट से क्या होगा, मर्करी का लेवल ऊपर जाएगा. आफ्टर फ्यू आवर्स thermometer in flask A will show a higher reading indicating that germination, that live respiration seeds give out heat, and the thermometer in the flask B will not show any rise in temperature. मैंने आपको बताया था ना, चूंकि यहाँ कोई रेस्पिरेशन नहीं हुआ, कोई हीट नहीं निकली, तो इसमें जो है थर्मामीटर का जो लेवल है वो एज इट इज रहेगा. इसमें लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ये जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, लिविंग है. जैसे ही हमारा इसमें रेस्पिरेशन हुआ, हीट निकली, हीट से थर्मामीटर मर्करी का लेवल ऊपर बढ़ा. अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम डेमोन्स्ट्रेट in an aerobic respiration. Now for this what you have to do, take 8 to 10 soaked and peeled pea seeds in a test tube. Fill the test tube with the mercury inverted. mercury चूंकि लाइट होती है ना, इन्वर्टेड, तो जब मरकरी की में फील्ड में रखेंगे तो सीड्स हमारे ऊपर आ जाएंगे, completely surrounded by mercury. After 2 days, the level of the mercury in the test tube will fall and liberated gas will found to be carbon dioxide. Carbon dioxide can be tested by introducing a stick of the potassium hydroxide into the test tube, क्योंकि KOH potassium hydroxide उसको absorb, which will float up through the mercury and on coming into the contact with the gas will absorb carbon dioxide and the level of mercury will again rise. Similar control experiment can be set up in which the seeds may be kept after killing them by heating sterilization with a dip. तो इसमें वही चीज वही फिर होती है, लेबल देन मर्करी.
Peeling of the seeds coat of the germinating seeds before introducing into the test tube may hasten the outflow of diffusion. भाई इसमें हम जर्मिनेटिंग सीड्स लिए, मरकरी में इन्वर्टेड के सीड्स हमारे, यहाँ हमारा जर्मिनेटिंग डेड सीड्स हैं तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज कंडीशन आएगी। यहाँ चूंकि जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, जर्मिनेशन हुआ तो इसमें CO2 निकली, CO2 निकली तो CO2 निकलने से भाई गैस ऑक्यूपाइड स्पेस, तो इसका लेवल डाउन होगा, यहाँ मरकरी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब ये इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन द सीड्स टेकन एज कंट्रोल आर बॉइल्ड, व्हाई? क्योंकि बॉइल्ड सीड्स आर डेड सीड्स एंड देयर इज नो रेस्पिरेशन अकर। व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉलोइंग इन सोडा लाइम वाटर, सोडा लाइम या लाइम वाटर, इन दोनों का ही जो फंक्शन जो होता है, यूज क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। सपोज ए टू बी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पिरेशन इन द ग्रीन प्लांट, तो व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन? Aperture should be airtight and should be kept in the dark. दो conditions आएंगे। In the experiment number 5, we are using mercury in the test tube and the beaker. Why can't we use water? अगर वाटर होंगे तो सीड्स ऊपर नहीं जाएंगे तो लिबरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मरकरी से, ये जो लिक्विड है, जो मरकरी जो है, इसका जो वो कम होता है वेरिएशन, तो ये मरकरी में जो सीड्स ऊपर जाएंगे, जिससे कि हमको वो एक्सपेरिमेंट क्लियरली मेंशन हो जाता है। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन contrasted with photosynthesis. In many respects, respiration and photosynthesis plants are distinctly opposite process. जैसे कि हम थे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये अपोजिट, रेस्पिरेशन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस कंस्ट्रक्टिव। फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। रिक्वायरमेंट ऑफ वन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर, एक की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे के, एक का जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो दूसरे का एंड प्रोडक्ट होता है, और फोटोसिंथेसिस के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि C6H12O6 प्लस O2, ये रॉ मटेरियल है रेस्पिरेशन का, और यही एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। इसीलिए रेस्पिरेशन के कोई भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम डे टाइम में नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है लाइट की प्रेजेंस में। तो जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं रेस्पिरेशन, द अपोजिट ऑफ सिंथेसिस, द डिफरेंसेस which are mentioned, देखिए photosynthesis occurs in presence of chlorophyll, it respiration occurs in all living cells, photosynthesis जो chlorophyll present होता है वही होता है, जबकि respiration सारे living cells में होता है। photosynthesis occurs only in the presence of light, photosynthesis सिर्फ लाइट की ही प्रेजेंस में होता है, जबकि रेस्पिरेशन हमेशा होता है चाहे लाइट हो चाहे ना हो। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये उसके रॉ मटेरियल्स हैं, और जबकि रेस्पिरेशन में इट यूजेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसके एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज एन एंड प्रोडक्ट, ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला करके सनलाइट एनर्जी चेंज होती है ग्लूकोज के फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जबकि इसमें केमिकल एनर्जी इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड पार्टली इनटू यूजफुल एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, जबकि रेस्पिरेशन में वो स्टोर्ड एनर्जी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हीट के साथ साथ, प्लस एनर्जी एटीपी फॉर्म में रिलीज होती है, जिससे कि हमारे बॉडी फंक्शंस या वेरियस जो हमारी एक्टिविटीज हैं बॉडीज की वो परफॉर्म होती हैं। इट रिजल्ट्स गेन इन वेट, इट रिजल्ट्स लॉस इन वेट। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड कंस्ट्रक्टिव या एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें फूड इज ब्रोकन डाउन ऑक्सीडाइज्ड, ये डिस्ट्रक्टिव या कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंपेयर्ड विद द रेस्पिरेशन एनिमल, देखिए बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, however there are certain differences in respiration between plants and animal. For example, first, in plants there is no gaseous transport,
The respiratory gases simply diffuse in and out by a cell to a cell diffusion. If animals, the blood transport respiratory gases. प्लांट्स में रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन सरफेस से होता है, जबकि एनिमल में ट्रांसपायरेटरी गैस रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। हम नोज से ऑक्सीजन, मतलब जब हम रेस्पायर करते हैं तो वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू अवर बॉडी। एंड वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में एथिल अल्कोहल होता है, और जबकि एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। प्लांट्स में लिटिल हीट एज कंपेयर टू द प्लांट में हीट कम होती है, जबकि एनिमल्स के कंपैरिजन में हीट ज्यादा होती है। अब वी जस्ट चेक द रिकॉर्ड हियर। In anaerobic ratio in plants, the end product is ethyl alcohol, C2H5OH, ethyl alcohol and carbon dioxide instead of lactic acid. Lactic acid in animals. The table below intended given certain differences between photosynthesis, but few points are given wrongly. Strike out the wrong ones and write the correct words instead. देखिए, photosynthesis results in loss of weight, false. Respiration results in नहीं। ये पॉइंट फोटोसिंथेसिस का होगा, ये पॉइंट रेस्पिरेशन का होगा। सुक्रोज इज द प्रोडक्ट, नहीं। सुक्रोज इज द एंड, हाँ सुक्रोज एंड प्रोडक्ट, ये सही है। सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन, ये भी सही है, रेस्पिरेशन में ये ब्रोक डाउन होती है। इट अकर्स इन ग्रीन सेल्स ओनली, इट इज करेक्ट। इट अकर्स इन ऑल सेल्स, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यूजेस वाटर एंड ऑक्सीजन, नो। यूजेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, it is correct. It uses water and carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll. Oxygen नहीं होता है, water, H2O plus CO2 in presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6 plus oxygen is given out. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you. Next video, I'll discuss with the exercise of this concise biology of this chapter. Right?